वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की ऑटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो छोटे छोटे सिनेरियो हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, यानी दोनों सिचुएशन इंडिपेंडेंट हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं है। पहली सिचुएशन है कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट अ स्पेसिफिक प्रोविजन डिक्टेट्स दैट इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट ₹10 million शैल बी पेएबल टू द एग्रीड पार्टी बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी, यानी कंपनसेशन की अमाउंट जो है वो फिक्स कर दी गई है, डिफाइन कर दी गई है। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट लैक्स अ प्री स्टैब्लिश डिटर्मिनेशन ऑफ डैमेजेस, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है लेकिन उसमें प्री स्टैब्लिश्ड डिटर्मिनेशन नहीं है कि डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे टू बी ऑफ द डैमेजेस टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। तो देखें, दो कंट्रास्टिंग सिनेरियो हैं। एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर डैमेजेस की अमाउंट फिक्स कर दी गई है, और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर डैमेजेस की अमाउंट फिक्स करने के लिए कोई क्राइटेरिया या कोई अमाउंट डिफाइन नहीं की गई। तो दोनों कंट्रास्टिंग सिनेरियो हैं। और under the contract act advise how the compensation payable would be determined in each of the above situation after a default is committed। तो अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो पैसे कैसे मिलेंगे। अब पहली सिचुएशन में देखें, एक स्पेसिफाइड सम है जो कि डिफाइन हो गया जी 10 मिलियन, अगर ब्रीच होगी तो 10 मिलियन मिलेंगे। तो रूल ये है कि एग्रीड पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव रीजनेबल कंपनसेशन फ्रॉम डिफॉल्टिंग पार्टी, जो पाकिस्तान में सेक्शन 74 का रूल है। इसमें जो कंपनसेशन होगी वो 10 मिलियन से एक्सीड नहीं करेगी, चाहे लॉस 10 मिलियन से ज्यादा ही क्यों ना हो। अगर लॉस 10 मिलियन से कम हुआ होगा और कोर्ट के मुताबिक रीजनेबल कंपनसेशन 8 मिलियन बनती होगी तो 8 मिलियन मिलेगी, 10 मिलियन बनती होगी तो 10 मिलियन बने मिलेगी, लेकिन 12 मिलियन भी बनती हुई तो मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 10 मिलियन। तो वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड एंड स्पेसिफाइड सम इज स्टिपुलेटेड, तो पेनल्टी जो है ग्रीफ पार्टी को रीजनेबल कंपनसेशन मिली है। कितनी मिली है, रीजनेबल कंपनसेशन। और वो कंपनसेशन जो अमाउंट फिक्स की गई है 10 मिलियन की, उससे ज्यादा नहीं होगी, चाहे एक्चुअल डैमेजेस उससे ज्यादा के साबित ही क्यों ना हो जाएं। इसके बाद हम सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं कि जहां पे कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं था, तो वहां पर क्या होगा। तो सेकंड सिचुएशन में देखें, जहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का लिखा हुआ है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसमें दो टाइप के डैमेजेस होते हैं। एक को हम ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं जो नेचुरली अराइज होते हैं कोर्स ऑफ इवेंट से, और दूसरे को हम स्पेशल डैमेजेस कहते हैं जो पार्टीज की नॉलेज में होते हैं कि हो सकते हैं, आर लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच और ड्यू टू द डिफॉल्ट। तो when a constructive contract or any contract is breached, the party adversely affected by breach is entitled to receive compensation from the defaulting party। और वो उसमें क्या क्या मिलेगा, losses and damages that either naturally arose in the ordinary course of events, इसको हम ordinary damages कहते हैं, or were known to both parties at the time the contract was made as likely outcome of the breach। तो जो पार्टीज की नॉलेज में उसको हम स्पेशल डैमेजेस कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना होता है, तीन ही बातें होती हैं कि ऑर्डिनरी डैमेजेस मिल सकते हैं, स्पेशल डैमेजेस मिल सकते हैं, लेकिन तीसरे पॉइंट ये भी होता है कि रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज जो ब्रीच की वजह से अराइज हो रहा हो वो नहीं मिलेगा। तो कंपनसेशन विल नॉट बी अवॉर्डेड फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस, यानी जो बहुत दूर से कनेक्टेड हो, जिसका जो डायरेक्ट कंसिक्वेंस ना हो ब्रीच का। When calculating the loss or damage resulting from breach of contract, any existing means of remedying the inconvenience caused by contract's non-performance must be taken into account। यानी ये देखना पड़ता है कि जो पार्टी अफेक्टेड पार्टी थी, क्या उसको पास कोई ऐसे मीन्स थे जिससे वो अपने लॉस को कम कर सकती थी, और क्या उसने उन मीन्स को यूटिलाइज करने की कोशिश की। ये फैक्टर भी कोर्ट कंसीडर करेंगी। तो आपके सिचुएशन 2 में तीन बातें होनी चाहिए, ऑर्डिनरी डैमेजेस की बात, स्पेशल डैमेजेस की बात, और रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस की बात। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।